सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 11 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है विशेषण। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं कि विशेषण क्या होते हैं और इनका प्रयोग किस प्रकार से भाषा के अंतर्गत किया जाता है। पाठ 11 विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। हाथी पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे विशाल पशु है। इसकी 4 टांगे खंबे की तरह मोटी होती हैं। इसके कान सूप की तरह बड़े होते हैं। एक लंबी सूंड तथा 2 लंबे लंबे दांत होते हैं। यह एक बार में 1 कुंतल चारा खा जाता है। यह बहुत ताकतवर होता है। यह विशाल पेड़ को भी अपनी सूंड से एक ही झटके में उखाड़ देता है। आपने देखा कि ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द अपने साथ आए संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो अभी हमने बच्चों एक अनुच्छेद पढ़ा जिसमें कुछ शब्द रंगीन लिखे हुए हैं। अगर हम उन शब्दों को देखें तो हम देख पाएंगे कि किस प्रकार से वो रंगीन छपे हुए शब्द अपने साथ में जो भी संज्ञा दी गई है उसकी विशेषता को बता रहे हैं कि उसमें क्या विशेषता है। तो ऐसी जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है और इसी आधार पर इसकी परिभाषा होती है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों की जो विशेषता बताए वो है विशेषण। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञा शब्द की या फिर जिस सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, जो विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण है और जिसकी बताई जा रही है वो विशेष्य है। अब है विशेषण के भेद। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं ये हम जानेंगे। विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। 4 प्रकार के विशेषणों को व्याकरण में स्थान दिया गया है। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण, के बारे में पढ़ते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, स्थिति, रंग, गंध, अवस्था, स्वाद, स्पर्श आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा गुण, कंजूस दोष, काला रंग, गोल आकार, बीमार स्थिति, कमजोर दशा, सूखा अवस्था, मुलायम स्पर्श, मीठा स्वाद, सुगंध गंध आदि। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण बताएं, उनके दोष बताएं, उनकी आकार, स्थिति, रंग, गंध, अवस्था, स्वाद, स्पर्श इन सब का बोध कराएं वो होते हैं गुणवाचक विशेषण। ठीक है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि जैसे अच्छा है तो वो किसी का गुण होगा, कंजूस होना दोष होगा, काला रंग हो गया, गोल आकार हो गया, बीमार स्थिति हो गई, कमजोर दशा हो गई, सूखा एक अवस्था हो गई, मुलायम स्पर्श का एहसास हो गया, मीठा स्वाद हो गया और सुगंध गंध हो गई। तो ये सारे बताने वाले हैं गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जैसे नाम से स्पष्ट है, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण, नापतोल की मात्रा, नापतोल या मात्रा का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलोग्राम, 3 दर्जन, कुछ, थोड़े, बहुत आदि। ऐसे शब्दों को जो संज्ञा सर्वनाम शब्द हैं वो या तो परिमाण यानी कि नापतोल बता रहे हैं या फिर मात्रा को बता रहे हैं तो वो परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे अब इसमें हमने उदाहरण पढ़े थे 5 किलो हो गया, 3 दर्जन, इससे संबंधित कुछ भी जो चीजें, थोड़ा बहुत, ये सारे परिमाणवाचक में आएंगे। तो इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाण बताने वाले विशेषण जैसे 4 लीटर, 6 दर्जन आदि जो निश्चित परिमाण बचाएं, हम निश्चित तौर पर कह सकते ये जो वस्तु है, कुछ भी वस्तु है वो इतनी है मात्रा में, उसका नापतोल ये है। और अनिश्चित परिमाणवाचक अनिश्चित परिमाण बताने वाले विशेषण यानी कि जिन वस्तुओं के बारे में हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि वो कितनी है, जैसे इसमें थोड़े चने, बहुत लोग आदि, हम इनको गिन नहीं सकते, इनको तोला नहीं जा सकता, नापा नहीं जा सकता अनिश्चय वालों को। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण।
जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 2, 40, 300, 25, कुछ कम, सभी आदि। ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या को बताते हैं वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। इसके भी दो भेद होते हैं, संख्यावाचक विशेषण के भी निम्नलिखित दो भेद होते हैं, जैसे निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक था, वैसे ही निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जो निश्चित संख्या को बताए वो निश्चित संख्यावाचक है, जैसे 5, 18, 3, दूसरा आदि। और जो संख्या को निश्चित तौर पर ना बता पाए वो अनिश्चित संख्यावाचक, जैसे कुछ, कम, अधिक, सभी आदि। नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करे तो उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर समझिए। अगर ऐसा सर्वनाम आ जाए जो संज्ञा से बिल्कुल पहले आए और संज्ञा की विशेषता को बताए, ठीक है, संज्ञा के लिए विशेषण का काम करे, तो वो होता है सार्वनामिक विशेषण। और सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण को कई बार सभी लोग गलत समझ लेते हैं कि वो दोनों एक ही हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर होता है। चलिए अब इन अंतर को समझते हैं। पहले कॉलम में दो कॉलम है, पहले में सर्वनाम और दूसरे में सार्वनामिक विशेषण। वह खेलती है, वह लड़की खेलती है, ये खिलौने हैं, ये खिलौने सुंदर हैं। नेक्स्ट है यह यहाँ रख दो, यह पुस्तक यहाँ रख दो। तो हमने देखा वह खेलती है, वह क्रिया से पहले आ रहा है यानी कि संज्ञा के स्थान पर आ रहा है तो ये सर्वनाम होगा। और सार्वनामिक वह लड़की खेलती है, ये संज्ञा शब्द से ठीक पहले आ रहा है तो ये होगा सार्वनामिक विशेषण। ये खिलौने हैं तो ये यहाँ पर सर्वनाम है, और ये खिलौने सुंदर हैं तो जो ये यहाँ पर आए वो सार्वनामिक विशेषण। यह यहाँ रख दो, यह पुस्तक यहाँ रख दो, तो यह यहाँ पर आया है ये सर्वनाम हो गया, लेकिन ये पुस्तक से अगर पहले आ रहा है तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट है प्रविशेषण। प्रविशेषण जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं, जैसे आज काफी गर्मी है, जंगल बहुत घना है, शिवी बड़ी चतुर है। उपयुक्त वाक्यों में गर्मी, घना तथा चतुर शब्द विशेषण हैं, जबकि काफी, बहुत तथा बड़ी शब्द प्रविशेषण है। तो जो विशेषणों की विशेषता बताएं वो प्रविशेषण, और प्रविशेषणों का प्रयोग हमेशा विशेषण से ठीक पहले होता है। जैसे गर्मी विशेषण हो गया, उससे पहले काफी लगा दिया तो काफी हो जाएगा प्रविशेषण। घना विशेषण, उससे पहले बहुत लगा दिया तो प्रविशेषण। बड़ी चतुर, शिवी बड़ी चतुर है, चतुर विशेषण, और उसके आगे बड़ी लगा दी तो वो प्रविशेषण। नेक्स्ट है विशेषण और प्रविशेषण का महत्व। विशेषण और प्रविशेषण दोनों ही विशेष्य की अवस्था का वर्णन करते हैं कि वह कैसा है। जैसे उपयुक्त उदाहरणों में यदि प्रश्न करें कि दिन कैसा है, जंगल कैसा है, शिवी कैसी है, तो इन सभी के उत्तर क्रमशः काफी गर्मी, बहुत घना, बड़ी चतुर। इन विशेषणों के अथवा प्रविशेषणों के बिना विशेष्यों की विशेषता नहीं बताई जा सकती, या यह भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु की विशेषता की अभिव्यक्ति विशेषण के बिना नहीं हो सकती। तो विशेषण और प्रविशेषण इन दोनों का ही हिंदी भाषा में बहुत ज्यादा महत्व होता है। अगर विशेषण और प्रविशेषण नहीं होंगे तो हम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता ही नहीं पाएंगे कि वो वास्तव में कैसी है। तो इसलिए इन दोनों का बहुत महत्व है। अब है विशेषण की अवस्थाएं। जब हम विभिन्न वस्तुओं की परस्पर तुलना करते हैं तो उनकी विशेषता बताने के लिए हम विशेषणों की निम्नलिखित 3 अवस्थाओं का प्रयोग करते हैं। जब भी हमारे सामने बहुत सारी वस्तुएं हैं तो हम उनकी आपस में तुलना करने लगते हैं। तुलना के द्वारा हम उनकी विशेषताएं बताते हैं। तो इस आधार पर विशेषण को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। सबसे पहली होती है मूलावस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था और तीसरी होती है उत्तमावस्था। तो सबसे पहले मूलावस्था, यह विशेषणों की सामान्य अवस्था होती है। इसमें व्यक्ति अथवा वस्तु का उसी के सापेक्ष अध्ययन किया जाता है। जैसे भारत विशाल देश है, यहाँ भारत की किसी अन्य वस्तु से तुलना नहीं की गई बल्कि उसे विशाल बताया गया है, इसलिए विशाल देश में सम्मिलित हो गया है। इसलिए विशाल शब्द उसकी सामान्य अथवा मूल अवस्था को बता रहा है। इसीलिए सामान्य अवस्था अथवा मूल अवस्था का विशेषण है। तो हमने क्या देखा इसमें
जो मूलावस्था होती है इसमें जो विशेषण रहता है वो अपने मूल रूप में रहता है। जैसे इसमें ना तो तुलना होती है, ना एक वस्तु को दूसरे के अनुसार कम या ज्यादा बताया जाता है। ये अपने आप में रहता है कि हम एक चीज की विशेषता बता रहे हैं। जैसे उदाहरण, भारत विशाल देश है, तो इसमें भारत की किसी से तुलना नहीं की गई, अपने आप में बताया कि भारत एक विशाल देश है। तो जो विशाल शब्द है वो मूल अवस्था को दर्शाता है विशेषण। दूसरा है उत्तरावस्था। विशेषण की इस अवस्था के द्वारा दो वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाती है और उनमें से एक वस्तु को दूसरी से श्रेष्ठ अथवा निकृष्ट बताया जाता है। जैसे चीन भारत से विशालतर देश है। यहाँ चीन और भारत की तुलना में चीन को भारत से अधिक विशाल बताया गया है। अतः विशालतर शब्द विशेषण की उत्तरावस्था का रूप है। उत्तरावस्था में क्या होता है, इसमें दो चीजों की आपस में तुलना की जाती है। दो चीजों की आपस में विशेषता के आधार पर तुलना की जाएगी और एक चीज को दूसरी वस्तु से या तो ज्यादा अच्छा बताया जाएगा या ज्यादा बुरा बताया जाएगा, श्रेष्ठ या फिर निकृष्ट बताया जाएगा। जैसे उदाहरण है, चीन भारत से विशालतर देश है, तो यहाँ पर विशाल के बाद तर लगाया है जो कि बता रहा है कि चीन ज्यादा है विशाल भारत की तुलना में। तो जब भी हम उत्तरावस्था का प्रयोग करते हैं तो हम शब्द में तर लगा देते हैं, ठीक है, और ये विशेषण की उत्तरावस्था बन जाती है। अब उत्तमावस्था में हम क्या करते हैं, उत्तमावस्था विशेषण की इस अवस्था के द्वारा बहुत सी वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाती है और उनमें से किसी एक वस्तु को अन्य सभी वस्तुओं से श्रेष्ठ अथवा निकृष्ट सिद्ध किया जाता है। जैसे अमेरिका संसार का विशालतम देश है। यहाँ अमेरिका की संसार के सभी देशों से तुलना की गई है और उसे सभी देशों से विशाल बताया गया है, इसलिए उसके लिए विशाल विशेषण की उत्तमावस्था के रूप विशालतम का प्रयोग किया गया है। जो तीसरी वाली अवस्था होती है उत्तमावस्था, यहाँ पर हम कई सारी वस्तुओं की आपस में तुलना करते हैं और उनमें से किसी एक वस्तु को या तो सबसे श्रेष्ठ बता देते हैं या सबसे निकृष्ट बता देते हैं, या तो सबसे अच्छी या फिर सबसे बुरी। जैसे उदाहरण है, अमेरिका संसार का विशालतम देश है, तो यहाँ पर हमने विशाल के बाद तम लगाया है। तो जब भी उत्तमावस्था आएगी तो अंत में तम लगता है, किसी भी शब्द के अंत में हम तम लगाएंगे और बताया जाता है कि ये सबसे श्रेष्ठ है ये वाली चीज, और इसीलिए इस अवस्था को उत्तमावस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है, क्या आप जानते हैं विशेषणों की तुलना में संज्ञा सर्वनाम के आगे से की अपेक्षा की तुलना में सबसे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत शब्दों में उत्तरावस्था में तर तथा उत्तमावस्था में तम जोड़ दिए जाते हैं। क्या कर रहे हैं कि अगर हम विशेषणों की तुलना संज्ञा और सर्वनाम के साथ करते हैं तो हम ज्यादातर तम और तर नहीं लगाते, हम क्या लगा देते हैं, की अपेक्षा, की तुलना में, या फिर सबसे, इन शब्दों को जोड़ देते हैं। लेकिन हम तम और तर का प्रयोग बहुत कम करते हैं हिंदी भाषा में, लेकिन संस्कृत भाषा में तर और तम का प्रयोग ही आपको देखने को मिलेगा। केवल गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक तथा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, अन्य विशेषणों की नहीं। अगर हम गुणवाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषणों की बात करें तो इनमें ही तुलनात्मक अवस्थाएं आती हैं, इनमें ही तुलना होती है, अन्य चीजों में तुलना नहीं करते हम, अन्य विशेषणों में हम तुलना नहीं करते। बल देने के लिए विशेषण से पूर्व ज्यादा, कम, अधिक आदि का प्रयोग किया जाता है। अगर हम अपनी किसी बात पर ज्यादा, हम बता रहे हैं ये वाले विशेषण के बारे में, किसी विशेषण के बारे में बता रहे हैं और हम अपनी बात को ज्यादा अच्छी तरीके से स्पष्ट करना चाह रहे हैं तो हम उस पर बल देने के लिए हम ज्यादा, कम, अधिक का प्रयोग कर देते हैं। दो व्यक्तियों, वस्तु आदि की तुलना में से, अधिक, से बढ़कर, की अपेक्षा, की तुलना में, के मुकाबले आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि हम तर और तम का प्रयोग नहीं करते, उसके स्थान पर से, अधिक, से बढ़कर, की अपेक्षा, तुलना, ये सारी चीजों का, की तुलना में, के मुकाबले, इनका प्रयोग करते हैं। अब तीनों अवस्थाएं दिखाई गई हैं विशेषण की, शब्दों के माध्यम से बताया है। तो चलिए पढ़ते हैं। अधिक, अधिकतर, अधिकतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, ऊंचा, अधिक ऊंचा, सबसे ऊंचा। नेक्स्ट है विशेषणों की रचना। बनावट की दृष्टि से विशेषणों को दो भागों में बांटा जा सकता है, मूल विशेषण, निर्मित विशेषण।
तो अगर हम बनावट देखें विशेषण की तो उसको दो भागों में बांटते हैं। तो होते मूल अब विशेषण, मूल विशेषण जो अपनी मूल अवस्था में रहते हैं, और निर्मित विशेषण यानी कि उनमें कुछ प्रत्यय को जोड़कर हम विशेषण बनाते हैं। कुछ शब्दों में हम कुछ प्रत्यय लगा देते हैं और फिर विशेषण की रचना हो जाती है। विशेषणों का निर्माण निम्नलिखित 4 प्रकार से किया जाता है। हम 4 प्रकार से विशेषणों की रचना करते हैं। तो सबसे पहला है इसमें संज्ञा शब्दों द्वारा। आलू, आलू प्रत्यय जोड़कर, या तो हम आलू प्रत्यय जोड़ते हैं या फिर आलू प्रत्यय, यानी कि छोटी ऊ की मात्रा वाला आलू या फिर बड़ी ऊ की मात्रा वाला। तो कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर तालिका के माध्यम से बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है कृपा, कृपालु, ढाल, ढालू। तो ढाल और कृपा संज्ञा थी, इनमें आलू जोड़ दिया तो ढालू और कृपालु बन गए। एक प्रत्यय जोड़कर अर्थ, आर्थिक, पक्ष, पाक्षिक। इक्त प्रत्यय जोड़कर अपमान, अपमानित, आनंद, आनंदित। ई प्रत्यय जोड़कर अहंकार, अहंकारी, लालच, लालची। ईय प्रत्यय जोड़कर पठन, पठनीय, दर्शन, दर्शनीय। ईला प्रत्यय जोड़कर, नेक्स्ट है ईला प्रत्यय अगर हम जोड़ दें, खर्च, खर्चीला, नशा, नशीला। नेक्स्ट है मान या फिर मति, हम मान या मति प्रत्यय जोड़ दें, संज्ञा विशेषण, संज्ञा विशेषण। तो ठीक है, देखते हैं। श्री, श्रीमान, श्रीमती, बुद्धि, बुद्धिमती, कीर्ति, कीर्तिमान, शक्ति, शक्तिमती। वान और वती प्रत्यय जोड़कर गुण, गुणवान, गुणवती। दया, दयावान, दयावती भी हो सकता है। धन, धनवान, धनवती। पुत्र, पुत्रवती। नेक्स्ट अन्य प्रत्यय जोड़कर हत्या, हत्यारा। डर, डरावना। मामा, ममेरा, मौसा, मौसेरा। भीख, भिकारी। चाचा, चचेरा। फूफा, फुफेरा। ताऊ, तएरा। अब है सर्वनाम शब्दों के द्वारा विशेषण की रचना। यह, ऐसा, इसका। कौन, कैसा, किसका। वह, वैसा, उसका। मैं, मेरा। जो, जैसा, जिसका। तुम, तुम्हारा। नेक्स्ट है क्रिया के द्वारा किस प्रकार से करेंगे विशेषण शब्दों की रचना। देखना, दिखावटी, बेचना, बिकाऊ, पढ़ना, पढ़ाकू, भूल, भुलक्कड़। कमा ना, कमाऊ, बना ना, बनावटी। तो ये हमने यहाँ पर बीच में ब्रैकेट में जो ना लिख रखा है, क्या होता है, क्रिया अपने मूल रूप में जब रहती है तो उसका धातु में रहती है तो वो देख हो गई, और लेकिन जब हम उसका प्रयोग करते हैं क्रिया में तो ना लगा देते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है, पहले की क्लासेस में भी पढ़ा है ये बात हमने। अब है अव्यय के द्वारा, अव्यय, अव्यय के द्वारा विशेषणों की रचना। ऊपर, ऊपरी, पीछे, पिछला, नीचे, निचला, आगे, अगला, बाहर, बाहरी, भीतर, भीतरी। उपसर्गों के द्वारा भी विशेषणों की रचना होती है, वो है इस प्रकार। डर, नि, डर, निडर बन गया। दोष, निर, निर्दोष। बल, निर्बल, निर्बल। गम, सुगम। तो बच्चों हमने जाना इस पाठ के माध्यम से विशेषण के बारे में कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, उनकी किस प्रकार से रचना हम कर सकते हैं। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो है अब बताइए में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके आगे के गोले को रंग देना है। तो चलिए कर लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं विशेषण। तो हमारा ए विकल्प है सही, ए विकल्प को कर देते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें कहते हैं विशेषण, प्रविशेषण, विशेष्य, क्रिया विशेषण। तो जिनकी विशेषता बताई जाए वो है विशेष्य। तो हमारा सी विकल्प सही है, लगाएंगे सी विकल्प पर। नेक्स्ट है प्रविशेषण किनकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा की, सर्वनाम की, क्रिया की, विशेषण की। विशेषण की विशेषता बताने वाले प्रविशेषण। तो हमारा जो डी विकल्प है एकदम सही है, लगाएंगे डी विकल्प पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटिए और उनके भेद लिखिए। तो बच्चों नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें उसमें से विशेषण शब्दों को छांटना है और फिर उनके भेद बताने हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला है विहेल विश्व का विशालतम प्राणी है। तो इस वाले में, पहले वाले में हो जाएगा क्या, क्या लिखेंगे,
विशालतम। और ये किस में आएगा? गुणवाचक विशेषण। लिखेंगे गुणवाचक। नेक्स्ट है, यह गहरे समुद्र में रहता है। तो गहरे, गहरे हो जाएगा विशेषण। गहरे, ये भी हो जाएगा हमारा कौन सा? ये भी हो जाएगा गुण बता रहा है तो गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण हो गया। नेक्स्ट है, ब्लू व्हेल एक स्तनपायी पशु है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या है? स्तनपायी। स्तनपायी, स्तनपायी ये इसकी विशेषता है। तो ये विशेषता ये भी किस में आएगी? गुणवाचक में। हमने पढ़ा था कि गुणवाचक जो विशेषण होता है वो कई प्रकार की चीजों को बताता है, गुण को, दोष को, आकार, प्रकार, रंग, अवस्था, ये सारी चीजें बताने वाला होता है गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है, मेरी दादाजी ने 2 नई कारें खरीदी। तो यहाँ पर 2 नई कारें, ठीक है। नेक्स्ट है, अमन रोजाना 2 गिलास दूध पीता है। तो 2 गिलास। नेक्स्ट है, कुछ लोग बाहर चौड़ी गली में खड़े हैं। तो कुछ, कुछ लोग और चौड़ी गली ये दोनों ही हो जाएंगे विशेषण। नेक्स्ट है, वे लोग बहुत गुस्से में हैं। तो बहुत गुस्से ये हो जाएगा विशेषण। नेक्स्ट है, ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो प्राचीनतम ये हो जाएगा विशेषण, ठीक है। तो ये सारे आपको स्वयं करने हैं। मैंने आपको एक बार वाक्य पढ़कर बता दिए हैं, ये कार्य आप स्वयं करेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। नेक्स्ट है, अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, अंतर स्पष्ट कीजिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। नेक्स्ट है, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में। तो इन दोनों प्रश्नों में आपको अंतर बताना है कि निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर होता है, और दूसरे में सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है। ये कार्य आपको स्वयं करना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में। आप पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आप इस कार्य को आसानी से कर लेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विशेषण की सोधारण परिभाषा दीजिए। विशेषण के कितने भेद हैं? उदाहरण सहित नाम लिखिए। तो पहले वाले में आपको विशेषण की परिभाषा बतानी है और उसके 2 उदाहरण लिख देंगे, और फिर अगले में विशेषण के कितने भेद है ये बताएंगे और उसके नाम बताएंगे, और फिर सबके एक एक उदाहरण लिख देंगे। नेक्स्ट है, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? उदाहरण सहित नाम लिखिए। तो इस वाले प्रश्न में हम बताएंगे कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं और उनके नाम, और फिर एक एक उदाहरण सबका। प्रविशेषण को 100 उदाहरण समझाइए। तो यहाँ पर प्रविशेषण की परिभाषा लिखेंगे और उसके 2 उदाहरण लिख देंगे। ये कार्य आप स्वयं करेंगे ध्यान पूर्वक से पाठ को पढ़कर। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना विशेषण के विषय में कि विशेषण क्या होते हैं, उनके कितने भेद हैं। आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा, ऐसी मुझको आशा है। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।